नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां देते हैं। तो आज हम आपको बताने जाएंगे, जैसा कि आज अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, तो आज हम जानेंगे कि दुधारू पशुओं में होने वाली किलनी क्या है और इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। भूगर्भीय जल से धान की नर्सरी तैयार करना होगा आसान। पोषण वाटिका, हर घर की रसोई के लिए ताजा सब्जियों की गारंटी। ओयस्टर एवं बटन मशरूम की करें खेती, स्वाद और मुनाफा दोनों एक साथ। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति सिन्हा। अब खबर विस्तार से। बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा एक बार फिर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना। पिछले दिनों यहां चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। समारोह में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से स्नातकोत्तर, स्नातक एवं पीएचडी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले 800 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता का रास्ता खेतों और प्रयोगशालाओं से होकर गुजरता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ये कृषि में शोध की जननी है। ये विश्वविद्यालय और यहाँ देश भर के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। आज उनको डिग्री दी और मुझे विश्वास है कि हर एक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ये बच्चे नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। गोल्ड मेडल जिनने प्राप्त किया उनको भी शुभकामनाएं और बधाई। धान उत्पादन की सफलता का पहला और अहम चरण है नर्सरी की समय पर और वैज्ञानिक ढंग से तैयारी। बदलते मौसम, अनियमित वर्षा और जल संकट के दौर में अब किसान भूगर्भीय जल के माध्यम से धान की नर्सरी का कुशल प्रबंधन कर सकते हैं। बिहार के किसान भूगर्भीय जल का उपयोग कर नर्सरी की समय पर बुआई कर सकते हैं। दरअसल बोरिंग या सबमर्सिबल पंप के जरिए जरूरत भर का पानी निकालकर सीमित क्षेत्र में नर्सरी तैयार की जा सकती है। इससे पौध की समय पर रुपाई सुनिश्चित होती है और फसल उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ता है। भूजल से सिंचाई करने का एक बड़ा लाभ यह है कि किसान बारिश पर निर्भर नहीं रहते। पौध की नियमित सिंचाई हो पाती है, जिससे अंकुरण बेहतर होता है और पौध स्वस्थ बनती है। इससे रोपाई के समय खेत में पौध की कमी नहीं रहती और फसल एक समान विकसित होती है। यानी ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हुए 2 से 3 पटवन अगर उन्होंने दिए, जो केवल 10% भाग में नर्सरी लगाई जाती है, उसमें अगर 2 से 3 पटवन भूगर्भीय जल के द्वारा दिए और उसके बाद उन्होंने उस नर्सरी को लगाया, तो नर्सरी लगाने पर उन्हें थोड़ा बहुत बरसात का पानी मिल गया और नहर का पानी भी मिल गया, और अगर ज़रूरत पड़ी तो भूगर्भीय जल का भी उपयोग हो गया। तो इस तरह से वो अपनी धान की फसल का प्रबंधन कर सकते हैं। आज जब पूरे देश में कुपोषण से लड़ने और पोषण सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे में पोषण वाटिका की भूमिका बेहद ही अहम हो जाती है। आज की बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतों ने स्वास्थ्य को कई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे समय में एक छोटी सी पहल बड़ा परिवर्तन ला सकती है और वह है पोषण वाटिका।
पोषण वाटिका यानी आंगन या छत पर ऐसा बगीचा तैयार करना जो परिवार के दैनिक पोषण की जरूरतें पूरी करे। इसमें उगाई जाती हैं हरी सब्जियां, मौसमी फल और कई औषधीय पौधे। पोषण वाटिका सिर्फ पौधों का समूह नहीं, यह एक विचार है जो हर घर को स्वावलंबी बनाने का और हर थाली को पौष्टिक बनाने का है। किसान भाइयों, असामान्य वर्षा और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में अभी ओयस्टर एवं बटन मशरूम की खेती कर आप लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय बाजार में ओयस्टर एवं बटन मशरूम की मांग अधिक है। स्ट्रॉ रीपर मशीन एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी मदद से एक बार में ही पुआल को काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मशीन पुआल को काटने के साथ ही इसे थ्रेस और साफ भी करती है। अवशेष प्रबंधन के काम में आने वाली यह मशीन फसल की कटाई के बाद बचे हुए गेहूं के डंठल को छोटे छोटे टुकड़े में काटती है, जिससे पशुओं का चारा बनाया जाता है। इस मशीन को भूसा बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन से कटाई करने से अनाज का दाना तो मिलता ही है, साथ ही पशुओं के लिए भूसा भी तैयार हो जाता है। बिहार के वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के प्रगतिशील किसान रविंद्र प्रसाद सिंह ने टमाटर की खेती का एक अनोखा तरीका अपनाकर नई मिसाल कायम की है। इन्होंने बांस और तार की संरचना के सहारे टमाटर की बेलों को ऊपर की ओर बढ़ाया, जिससे न सिर्फ पैदावार बढ़ी बल्कि फलों की गुणवत्ता भी काफी बेहतर हुई। रविंद्र बताते हैं कि इस विधि से टमाटर को पर्याप्त हवा और रोशनी मिलती है, जिससे रोग कम लगते हैं और उत्पादन लागत में भी कमी आती है। जमीन से ऊपर रहने के कारण खेत की सफाई बनी रहती है और तुराई भी आसान हो जाती है। करीब 4 कट्ठा में टमाटर है। इसको तार और रस्सी में 2000 के कट्ठा के हिसाब से खर्च हो जाता है ना। इसमें करीब 10,000 इकट्ठा के आ जाता है। इससे हम लोग काफ़ी खुशहाल है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और आज जानते हैं चावल एवं गेहूं के ताजा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 9,000 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। अगले 24 घंटों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इस दौरान मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर बिहार के मुकाबले दक्षिण बिहार में अधिक बारिश होगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई बातें, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्षा ऋतु का समय है और इन दिनों वातावरण में नमी के कारण पशुओं में कई बीमारियां होती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि दुधारू पशुओं में होने वाली किलनी क्या है, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, और ये जानकारी देने के लिए मुलाकात कराएंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लव शेखर जी से। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु में हमारे दुधारू पशुओं में कई समस्याएं होती हैं, जिनमें से एक है किलनी की समस्या। किलनी से होने वाले रोग बहुत सारे हैं। क्या क्या हैं, इनका उपचार क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर पल्लव जी, जो कि प्राध्यापक हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना से हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसा कि अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, तो इन दिनों हमारे दुधारू पशुओं में होने वाले रोग बहुत सारे होते हैं। तो इनमें ख़ास तौर पे किलनी की समस्या देखी जाती है। तो क्या है ये किलनी और कैसे ये पशुओं में पनप जाते हैं? धन्यवाद किश्वर जबी जी, आपने बहुत ही प्रमुख समस्या पर ध्यान आकर्षित किया है हमारे पशुपालकों को, हमारे किसान भाइयों को। आप इस वर्षा ऋतु में, जैसा कि आपने एक सवाल किया कि किलनी, जिसे हम चिचड़ी भी बोलते हैं, विभिन्न जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे टिक्स बोलते हैं, जो कि दुधारू पशुओं जैसे कि गाय और भैंस के शरीर पे पाया जाने वाला एक 8 पैर वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है, एक परजीवी है जो कि उसके शरीर पे पनपता है। और ये बहुत सारे जगहों पे भी पाया जाता है, मतलब खास करके जहाँ पे गाय भैंस को हम बांधते हैं वहाँ पे ये कीड़ा पहले से ही रहता है। और जैसे ही वातावरण में, मौसम में हाई ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो ये मल्टीप्लाई करने लगता है। इसमें बहुत तेज़ी से इसकी वृद्धि होती है संख्या में, और वो पशुएं जो स्वस्थ होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनके शरीर पे जा कर के बैठ जाते हैं। तो इस तरह से इस किलनी का प्रकोप इस ऋतु में, खास करके गर्मी और वर्षा ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है। ये बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जो डेयरी फार्मिंग से लोग जुड़े हुए हैं, उनके पशुओं में ये बीमारी, ये चिचड़ी या जिसके हम किलनी बोलते हैं, उसके शरीर पे होते हैं। और ये बहुत सारे बीमारियों के वाहक होते हैं, साथ साथ में खून की कमी करता है और दूध की भी कमी देखा गया है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुई, हमें जानकारी पता चली कि किलनी है क्या, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि किलनी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं जो हमारे पशुओं में होते हैं, और इनसे उनके दूध उत्पादन पर क्या असर पड़ता है? आपने किलनी से होने वाले प्रमुख रोग के बारे में जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं। ये पशु के शरीर पे होते हैं और इसकी संख्या अगर अत्यधिक होती है तो वो सीधे सीधे उनके शरीर के खून को चूसते हैं, जिससे कि एनीमिया, खून की कमी प्रतीत होता है। ये सीधे किलनी से होने वाले प्रभाव है। लेकिन इसके अलावा ये किलनी अनेकों रोग के वाहक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि गांव में क्षेत्रों में गांव वाले ऐसे क्षेत्रों में लोगों को कहना है कि ये गाय को सर्रा हो गया। एक बीमारी का एक साधारण सा नाम दे दिया गया है। अगर कोई बीमारी का कुछ पता ना चले और गाय में अचानक मौत हो, खून की कमी हो, उठने बैठने में दिक्कत हो रही हो, दूध में अचानक कमी हो रही हो, उसका जो शारीरिक तापमान है जिसको वो बहुत ज़्यादा बार बार मिल रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि ये किलनी से
होने वाली बीमारी, मतलब वो किलनी एक वाहक के रूप में काम करता है, जब पशुओं के शरीर पे काटता है और उसमें अपना पैरासाइट डाल देता है, जिसमें 3 सबसे प्रमुख बीमारी है। जो सबसे प्रमुख बीमारी अभी बिहार में है वो थैलेरियोसिस बोलते हैं, थैलेरिया बीमारी के नाम से जाना जाता है, गाँव में इसको गिल्टी रोग भी बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे दुधारू पशुओं में ये बीमारियां उत्पन्न हो जाएं तो हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि किलनी से होने वाले 3 प्रमुख बीमारियां जो कि गायों में होती है, जिसमें सबसे पहला नाम है थैलेरिया बीमारी का, थैलेरियोसिस इसको बोलते हैं। पहले मैं इस बीमारी के बारे में बताता हूं। इस बीमारी के लक्षण बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर किसान भाई चाहें तो इसकी पहचान थोड़ी बहुत कर सकते हैं। दूध में अचानक कमी होती है, गाय का जो शारीरिक तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 106, 107, कभी कभी 8 या कभी कभी पारा पूरा थर्मामीटर को पार कर जाता है। तो अत्यधिक बुखार होना, जानवरों में लार का गिरना, दूध की अचानक कमी होना, और आगे वाले भाग में अगर हम देखेंगे तो उसको पी स्कैपुलर लिम्फ नोड बोलते हैं, जो कि कभी कभी पहचान में तो ये डॉक्टर या कोई जो टेक्नीशियन होंगे वो उसको पहचानेंगे, लेकिन ये 3-4 चीज़ एक साथ मिल रहे हैं। इसके साथ साथ कभी कभी अगर देर हो जाता है तो उसका जो गोबर होता है उसके रंग में परिवर्तन होता है, वो काले रंग का गोबर आना, और कभी कभी खांसी भी, ढांसने की जो समस्या है वो दुधारू पशुओं में दिखाई पड़ती है। दूसरा जो सबसे प्रमुख बीमारी है जिसको हम बेबेशिया बोलते हैं, वो भी किलनी से द्वारा ही फैलता है। इस बीमारी से ग्रसित अगर गाय हैं, इसमें भी तापमान अत्यधिक मिल सकता है, लेकिन ऐसे बीमारी में गाय लाल पेशाब, उसकी पेशाब का जो रंग है उसमें परिवर्तन होता है, और लाल रंग के पेशाब, रेड यूरिन उसको बोलते हैं, लाल पेशाब से गाय ग्रसित हो जाती है। और इसको देख करके हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये भी बीमारी है, जिससे हम अपने पशु चिकित्सक को तुरंत बुलवा करके इसको एक बार इसका उपचार कराना चाहिए। तीसरी बीमारी भी है जो ये तीनों बीमारी एक जैसा भी लक्षण दे सकता है, जिसको हम एनाप्लाज्मा बोलते हैं। इसमें भी शारीरिक तापमान बहुत बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद साथ साथ में शरीर की खून की कमी होती है। इसलिए अगर गाय के किसान भाई अगर आँख पे अगर ध्यान दें, या उसके जो नाक वाले रीजन है वो अगर सूखा नज़र आ रहा हो, उसके आँख का रंग अगर हम देखें, अगर इस तरह से आँख का रंग हम देखना चाहेंगे तो वो उजले की तरफ जा रहा हो, तो ये एक खून की कमी, एनीमिया का निशानी है। ये तीनों ये रोग का पहचान करने के लिए फिर हमको एक पशु चिकित्सक की ज़रूरत होगी और कुछ जांच करने की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर साहब, जब हमारे पशुओं में ये बीमारियां उत्पन्न हो जाएं तो इसका तो सीधा एक ही रास्ता है कि हम इलाज में जाएंगे, लेकिन हम ये बात तो सच है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये बीमारी होने के पहले हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, पहले तो हमें आप ये बताएं। फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बीमारी हो जाए तो प्राथमिक उपचार के तौर पे क्या बचाव किया जाए। आपने बहुत अच्छा एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है, इलाज से बेहतर बचाव है। ज़रूर बचाव से हम जो किसान की आय है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। खास करके जब ये 3 बीमारियां होती हैं, ये घातक होती है, कभी कभी पशुओं को हम नहीं बचा पाते हैं, उसमें मौत हो जाती है अगर सही समय पे इसका डायग्नोसिस नहीं किया गया। मतलब कि ये कौन से तीनों में से कौन सी बीमारी है, हर एक बीमारी का अलग अलग इलाज है, तो उसकी कमी में तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निकटतम पशु चिकित्सालय में इसके रक्त की जांच की जाए। रक्त से, जिसको हम ब्लड स्मीयर जांच बोलते हैं, इस तीनों बीमारी को हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कि हम अलग अलग पहचान कर सकते हैं। तो अगर हम बीमारी को अलग अलग पहचान कर जाएं तो मेरा उपचार सही होगा और किसान को कम पैसे में जल्दी इलाज मिलेगा, एक उचित इलाज मिल पाएगा। लेकिन आपका जो सबसे अहम सवाल है कि हम बचाव कैसे करें। अब आप देख पा रहे हैं कि पूरे जो राज्य हैं इसमें बहुत सारे जगहों पे जब मैं देखता हूँ गाय आती हैं इलाज के लिए, उसके शरीर पे ये किलनी रहते हैं, तो हम लोग जो उसका उपचार करते हैं, हम किलनी का उपचार पशुओं के शरीर पे करते हैं। हम कोई भी दवा का जो प्रयोग करते हैं, जो किलनी नाशक है, जो चिचड़ी नाशक है, वो हम देते हैं, तो वो सारे किलनी कुछ मरते हैं और कुछ ज़मीन पे उतर जाते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वो जो जहाँ पे गाय को हम रखते हैं, बाड़े में रखते हैं, उस जगह की साफ़ सफाई कहने का मतलब है कि वो किलनी देखा गया है कि जो छोटे मोटे जो टूटे हुए जगह होते हैं, खास करके ईंट रखा हुआ हो, कोई ऐसा सामान रखा हुआ हो, उसका जो फर्श है वो टूटा हुआ हो,
तो ये पहले उसको पूरा रिपेयर कर लेना चाहिए। जहाँ पे गाय रह रही हैं वहाँ पे किसी भी तरह का इस तरह का टूटा हुआ खुदरेदार कोने में ऐसा कोई इस तरह का गड्ढा वैसा चीज़ ना हो, वहाँ पे जाकर के किल्ली पनपता है और बहुत ज़्यादा संख्या में पनपता है। जब दवा का प्रभाव कम होता है तो ये पशुओं को जाके फिर से ग्रसित करता है। ये ज़रूरी है कि वो जगह को ठीक से हम लोग प्लास्टर करवा लिया जाए या उसको भर दिया जाए ताकि कोई इस तरह का छिद्र ना दिखाई पड़े जहाँ पे गाय रहती है। इसके अलावा कीटनाशक जो दवाएं होती हैं खास करके उसका छिड़काव समय समय पे ज़मीन पे करना चाहिए, दीवालों पे करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि दुधारू पशुओं में किलनी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे बचाव किया जाए, इसके लक्षण क्या हैं, इसका प्राथमिक उपचार, ये सारी जानकारियाँ आपने बहुत ही विस्तार रूप से दी। तो उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि दुधारू पशुओं में किलनी हो जाए तो क्या करें, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनका बचाव कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे कृषि योजना के विषय में। भारत सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाएं बनाई हैं, उन्हीं योजनाओं में से एक योजना पर जानेंगे इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी काफ़ी बेहद विस्तृत जानकारियां हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। आप इसे अवश्य ही अपनाएंगे और अपनी तरक्की सुनिश्चित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नवीन जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।